नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस यूट्यूब चैनल पर सोशल सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल प्रिंस 21 पांडे और इसके साथ मेरा मोबाइल नंबर है 9807781640, जिस पे आपको सोशियोलॉजी संबंधित एनी क्वेरीज हो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। हमारी ऑनलाइन क्लास जूम ऐप पे सुबह 8 से 10 बजे के बीच में रनिंग में है। अगर आप उस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, उससे संबंधित जो भी डिटेल्स होगी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। मैं आपको इसके साथ ही ये भी बताना चाहूँगा कि हमारी यूजीसी नेट की प्रथम प्रश्न संबंधित भी कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल्स हैं। अगर आप उनसे संबंधित भी कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो मटेरियल से संबंधित हो या किसी अन्य से, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप उसके बारे में डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। हमारी जो मॉर्निंग की जो क्लास होती है उसी से मैं रेड करके आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करता हूँ इसी यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करिए, और इससे संबंधित जो भी आपके मटेरियल्स होंगे सोशियोलॉजी संबंधित, आप जाके बहुत सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में पढ़ें, आप उसे जाके देख सकते हैं। मॉर्निंग में जो आज क्लास थी वो रिलेटेड थी डिसेबिलिटी से। इसके साथ ही हमने जेंडर और सेक्सुअलिटी के संबंध में भी पढ़ा था, और इसके साथ ही साथ हम लोगों ने वहाँ पर रेसेस के संबंध में कुछ जानकारियाँ और भी प्राप्त की थी। इथनिसिटी के संबंध में हम लोगों ने पढ़ा था, उससे मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आइए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन से संबंधित है। क्वेश्चन है पहला, जेंडर शब्द पुरुषत्व एवं स्त्री के व्यवहार की किस अवधारणा को अभिव्यक्त करता है। मैंने कहा जेंडर शब्द पुरुषत्व एवं स्त्रीत्व के व्यवहार की किस धारणा को अभिव्यक्त करता है। तो एक आधुनिक अवधारणा है, आधुनिक व्यवहार है, या रूढ़िवादी व्यवहार है, या व्यवहारिक, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जेंडर जो शब्द है, ये जेंडर शब्द सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा है। किस प्रकार की अवधारणा है? एक सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा है। इस अवधारणा के और इसके साथ ही इसी के ही सिमिलरिटी में एक वर्ड और भी यूज किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेक्स। सेक्स क्या है? ये भी पुरुषत्व और स्त्रीत्व के रूप में ये भी विभाजित करता है मेल फीमेल को। लेकिन ये जो सेक्स वर्ड है, ये वर्ड आपका जैविकीय अवधारणा है, ना कि जैविकीय यानी प्राकृतिक, नेचुरल, जिसको आप अगर एग्जैक्ट बोलना चाहोगे तो बोलते हैं इसे नर अथवा मादा। ठीक है, तो ये मानव गिवन नहीं है, मतलब समाज के द्वारा ये वर्ड गिवन नहीं है। इसकी वजह से ईश्वरीय गिवन माना जाता है, इसकी वजह से इसे जैविक अवधारणा भी बोला जाता है। किसे? सेक्स वर्ड को। इसके अंतर्गत भी वही है। अगर भावनात्मक संदर्भ में देखेंगे तो पुरुष और स्त्री का यहां पर भी मतलब है, बट शब्दावलियां चेंज हुई हैं। नर और मादा एक जैविकीय वर्ड है, जैविकीय अवधारणा के द्वारा इसे प्रदान किया गया है वर्ड। जबकि जेंडर जो है सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा है, जिसमें जो विभाजन होता है वो पुरुष और स्त्री के नाम से होता है, जो समाज द्वारा प्रदत्त क्या है? शब्दावली है। ठीक है, जेंडर और सेक्स ये है। तो इसके आधार पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये एक रूढ़िवादी क्या है? व्यवहार की धारणा को क्या करता है? रूढ़िवादी धारणा को क्या करता है? अभिव्यक्त करता है। कौन? जेंडर शब्द। जेंडर शब्द पुरुषत्व एवं स्त्रीत्व के व्यवहार को एक सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा होने के कारण ये धारणा जो है वो रूढ़िवादी अवधारणा कही जाती है। तो इसका आंसर पहला क्या हो जाएगा? बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के दयनीय स्थिति का प्रमुख कारण क्या माना जाता है। मैक्सिमम लोगों में से, आप सब में से मैक्सिमम लोगों को इसका आंसर जरूर पता होगा कि हमारे समाज में, अगर हम प्राचीन समाज से ही संदर्भ में लेके आए, तो हमारे समाज में पैट्रियोरिकल हमारी व्यवस्था थी। हमारे परिवार की जो पैट्रियोरिकल सिस्टम पर आधारित व्यवस्था थी, इसकी वजह से पैट्रियोरिकल व्यवस्था होने की वजह से जो पुरुष होता था, हमेशा सत्ता की जो बागडोर होती थी, या निर्णय के काम के निर्णय आधारित जो भी अधिकार होते थे, वो सब सारी चीजें पुरुषत्व समाज को गिवन थी। इसके वजह से
वो जो भी मन में आता था चीज़ें, जो भी उसके होते थे, जो भी उसके एक कहेंगे कि उसके फायदे का होता था, वही कार्य वो करता था और अपनी सारी शक्तियों चाहे अधिकार के संबंध में हो वो महिला समाज पर क्या करता था, थोपने का प्रयास जबरदस्ती करता था। राइट। तो आपको पता होगा कि अगर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाए कि महिलाओं की दयनीय स्थिति का प्रमुख कारण, तो यहाँ पर क्या होगा, मातृ सत्तात्मक समाज नहीं, पितृ सत्तात्मक समाज, आधुनिक स्रोत। आधुनिक स्रोत ने तो उसे स्ट्रॉन्ग किया है, ना कि उसे दयनीय उसकी स्थिति पहुंचाई है। परंपरागत विकास नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, परंपरागत विकास हो सकता है, लेकिन मुख्यतः इसका जो कारण है वो पितृ सत्तात्मक जैसी व्यवस्था है जिसने महिलाओं के दयनीय स्थिति का कारण माना जाता है जिसे। इसका आंसर बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्लानिंग्स आपको दी जा रही है, योजनाएं में से कौन सी महिलाओं से संबंधित है। मैंने कहा निम्नलिखित योजनाओं में से आपको योजनाएं दी गई हैं, IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके साथ ही ट्राइजम, इसको हिंदी में बोलते हैं ट्राइजम, ठीक है, इसके साथ ही द्वाकरा भी क्या है, ये भी क्या है, योजना है, और डी आपका आंसर है, डी आपका ऑप्शन है ये सभी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो IRDP है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये भी महिलाओं से संबंधित है, इसके साथ ही ये विकास पर बल देता है, ये व्यावसायिक आधार पर उन्हें स्ट्रॉन्ग करने पर बल देता है महिलाओं को, इसके साथ ही जो द्वाकरा है वो विभिन्न प्रकार के रोजगार क्या करता है, महिलाओं को प्रदान करने का कार्य करता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्यांगता के लिए किसी व्यक्ति की शारीरिक एवं मानसिक रूप से कितने प्रतिशत अक्षमता अनिवार्य है। यानी मैं आपको बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन को करने से पहले, दिव्यांगता डिसएबिलिटीज बोलते हैं, इसके संबंध में मैं कुछ आपको जानकारी और भी देना चाहूंगा, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। दिव्यांगता डिसएबिलिटीज इसकी इंग्लिश होती है। इसके पूर्व मैं आपको बताना चाहूंगा, दिव्यांगता से पहले इसके लिए शब्दावली जो यूज की जाती थी वो विकलांग शब्दावली यूज की जाती थी, यानी हैंडीकैप्ड। मैं आपको बताना चाहूंगा 2014 से पूर्व इसके लिए दिव्यांगता प्रयोग विकलांगता प्रयोग किया जाता था शब्दावली। 2014 में इसका नाम परिवर्तित करके विकलांग से दिव्यांग कर दिया गया। अब दिव्यांगता यानी किसी व्यक्ति को डिसेबल कहा जा रहा है, तो कोई ना कोई तो आधार होगा ना, चाहे वो शारीरिक आधार पर हो चाहे वो मानसिक आधार। यहाँ पर दो आधार लिए गए किसी व्यक्ति के अक्षमता का निर्धारण करने के लिए। तो वो कौन से आधार है, एक तो शारीरिक आधार पर वो डिसेबल अक्षम होना चाहिए, दूसरा मानसिक आधार पर भी वो अक्षम अगर होता है, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर परसेंटेज दिया गया कि इतना परसेंट मिनिमम उसका होना चाहिए अक्षमता, तब उसे माना जाएगा डिसेबल पर्सन। ओके, तो यहां पर कितना परसेंट है, तो मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, यहां पर 40% दिया गया था कि 40% एक मिनिमम रिक्वायर्ड है कि मिनिमम 40% उसके पास अक्षमता होनी चाहिए शारीरिक और मानसिक आधार पर। इसके साथ ही साथ तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा, आंसर आपका देखिए इसमें कौन सा है, सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। लेकिन इसके साथ ही मैं कुछ और जानकारियां भी आपको देना चाहूंगा कि दिव्यांगता के संबंध में इसके पूर्व मैं आपको बताना चाहूंगा, जो 2014 से पूर्व दिव्यांग जो पर्सन थे उनकी जो संख्या थी वो सिर्फ और सिर्फ कितना था, 8, यानी 8 प्रकार के लोगों की पहचान की गई थी दिव्यांगता के अंतर्गत। लेकिन 2014 में जब दिव्यांगता वर्ड यूज किया गया तो उसी के साथ ही ये जो दिव्यांगता आधारित पर्सनों के जो प्रकार हैं, इन प्रकारों को 8 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 21 प्रकार के कर दिया गया दिव्यांग पर्सनों की संख्या को। ठीक है, ये सब सारी चीजें मैंने मॉर्निंग की जो क्लास है बहुत डीपली वहां पर कराया है, सारे नाम लिखाए हैं। अगर आप उस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए वो काफी यूजफुल होगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप प्रॉपरली सिर्फ वही ज्वाइन करिए। मैं ऐसी आज प्रयास करूंगा कि इस वीडियो के थ्रू भी आपको अधिक से अधिक लाभ प्रदान कर सकूं।
ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। मेरा मतलब ये कहने का मतलब है कि जो मैं एक हैंड रिटन होगा वो सब सारी चीजें मैं वहां पर करा रहा हूं, ठीक है। या आप जो भी स्टूडेंट वहां पर पढ़ रहे हैं उस जो मैप पे, आप उन बच्चों से कांटेक्ट कर सकते हैं जो भी ग्रुप के होंगे, जो भी मेंबर होंगे, किसी भी प्रकार के होंगे, ठीक है। वो सब सारे लोग जानते हैं अच्छी तरीके से कि डिफरेंट क्या है वीडियो और उससे क्या है, और इतना तो आप समझ सकते हो। ओके, चलिए कोई बात नहीं। मैं बिल्कुल मानिए कि मैं प्रचार के बेसिस में ऐसी चीज नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। आप ये जान लीजिए, ठीक है। मैं ऐसे बोल दिया, चलिए थैंक यू सो मच। तो मैंने ये कहा, तो मैंने ये कहा कि दिव्यांगता के संबंध में। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो वर्तमान में जो आरक्षण, जो सरकारी नौकरियों या अन्य नौकरियों में जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है वो 4% किया गया है आरक्षण का प्रावधान, ठीक है। इससे संबंधित भी शायद क्वेश्चन आगे आए, हम लोग चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्यांगता को किस अधिनियम के अंतर्गत प्रमाणित किया जाता है? यानी अमेंडमेंट लाया गया, कानून लाया गया जिसके अंतर्गत दिव्यांगता निर्धारित की जाती है किसी दिव्यांग व्यक्ति के, अक्षम व्यक्ति के, ठीक है। तो यह अधिनियम कौन सा है? आपको डायरेक्ट आपको रट लेना है। 1995 का अधिनियम है जिसके अंतर्गत दिव्यांगता को प्रमाणित करने का कार्य किया जाता है। ओके, इतना समझ में आ गया। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा है 6 क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित भारत में वर्तमान में कितने प्रकार की दिव्यांगता की पहचान की गई? भारत में वर्तमान में कितने प्रकार की दिव्यांगता की पहचान की गई? पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए 15 प्रकार की। ऑप्शन बी है 20 प्रकार। ऑप्शन सी है 21 प्रकार और ऑप्शन डी है 8 प्रकार। देखिए, अभी मैंने जस्ट अपने लेक्चर में कहा भी था आपसे, और ये क्वेश्चन आ भी गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 21 प्रकार। और पहले कितना था? तो आप मूलतः भी ध्यान रखिएगा, तो ये मूलतः है, ठीक है, मूल वाला है, ठीक है। मूल प्रकार कितने थे? 8 प्रकार के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित दिव्यांगता की श्रेणी में कौन सी दिव्यांगता के श्रेणी में नहीं है? निम्नलिखित दिव्यांगता श्रेणी में कौन दिव्यांगता श्रेणी में कौन से दिव्यांगता श्रेणी में नहीं है? पहला ऑप्शन है थैलीसीमिया। देखिए, थैलीसीमिया बीमारी से भी ग्रसित जो व्यक्ति हैं उनको भी दिव्यांगता, डिसेबल के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। तो भाषागत विकलांगता एंड सी ऑप्शन है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एंड डी इज अ कोई नहीं।
तो आपको बताना चाहूंगा दिव्यांगता की श्रेणी में, देखिए ये सब सारी चीजें आपको रटनी पड़ेंगी, नहीं है तो आपका आंसर होगा डी, कोई नहीं। मतलब इसमें से ऐसा नहीं है कि जो ना हो दिव्यांगता श्रेणी में, थैलेसीमिया भी आता है, भाषागत यानी हकलाना जिसको बोलते हो, भाषागत विकलांगता, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये सब सारी किसमें आते हैं, दिव्यांगता के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, वर्तमान में दिव्यांगों को सरकारी नौकरी में कितना प्रतिशत रिजर्वेशन दिया गया है? वर्तमान में दिव्यांगों को सरकारी नौकरी में कितना प्रतिशत रिजर्वेशन आरक्षण दिया गया, प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, तो ऑप्शन ए है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 3%, बी ऑप्शन इज अ 4% एंड सी ऑप्शन इज अ 10% एंड डी ऑप्शन इज अ कोई नहीं, एंड डी ऑप्शन इज अ कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये सब सारी चीजें देखिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। सरकारी नौकरी में कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है, तो वर्तमान में 4%, पहले 3% था, ठीक है, 4% कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9, ये सब सारे परिवर्तन किए गए हैं 2014 में, ठीक है, इसके पहले 3% था, उसके पूर्व जो भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं जो शारीरिक विकलांगता के लिए जिम्मेदार नहीं है? निम्न में से कौन से कारण हैं जो शारीरिक विकलांगता के लिए अनिवार्य नहीं है? अनिवार्य नहीं है। पहला ऑप्शन है रीढ़ की हड्डी में चोट, रीढ़ की हड्डी में चोट, बी ऑप्शन है मस्तिष्क की चोट, सी ऑप्शन है दिमागी बुखार, एंड डी ऑप्शन है कोई नहीं। देखिए निम्न में से कौन सा कारण है जो शारीरिक विकलांगता, ध्यान से रखिएगा, शारीरिक विकलांगता के लिए अनिवार्य नहीं है। तो शारीरिक विकलांगता में क्या हो जाएगा? रीढ़ की हड्डी में चोट, मस्तिष्क की चोट और दिमागी बुखार। तो ये सब सारे में कौन सा है? डी आंसर इज द करेक्ट आंसर, कोई नहीं। ओके, ये सब सारे अनिवार्य नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जो अनिवार्य ना हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना कब हुई? पहला ऑप्शन है 1990 में, 1992, सी ऑप्शन 1999 एंड डी ऑप्शन 2000। ओके, ये चीज है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1992। ये आपको डायरेक्ट याद करना होगा।
ओके, तो मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, जो भी नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके साथ में बेल आइकन भी पुश कर दीजिएगा। इसके अकॉर्डिंग आपको 1 to 1 वीडियो के जो भी नोटिफिकेशन होंगे वो मिल जाया करेंगे। थैंक यू सो मच।